नवंबर 2001। पाकिस्तान की मियां वाली जेल। एक बूढ़ा आदमी अपनी बैरक में पड़ा था, गर्दन कंधे पर लटकी हुई, चलने की ताकत नहीं थी। टीबी और दिल की बीमारी ने शरीर को खोखला कर दिया था, लेकिन उस आदमी के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रहा था। ध्यान से सुनने पर पता चलता, ओम नमः शिवाय, एक हिंदू की प्रार्थना। पाकिस्तान की जेल में एक ऐसे आदमी के मुंह से जिसे दुनिया नबी अहमद शाकिर के नाम से जानती थी, पाकिस्तानी सेना का पूर्व मेजर। लेकिन वो नबी अहमद था ही नहीं, वो था रविंद्र कौशिक, राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक हिंदू लड़का, भारत का सबसे बड़ा जासूस और इस दुनिया का सबसे भुला दिया गया नायक। उस रात उसने आखिरी सांस ली और भारत को पता तक नहीं चला। धुरंधर 2 देखकर जब आप सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो एक रोमांच होता है मन में, जासूस की चमक, खतरे, एक्शन, सब कुछ। लेकिन आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी फिल्म से कहीं बड़ी है, कहीं ज्यादा दर्दनाक है और कहीं ज्यादा सच्ची है। असली जासूस की दुनिया में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, वहां सिर्फ खामोशी होती है और उस खामोशी में जलती है एक आग जो देशभक्ति की होती है। रविंद्र कौशिक की आग 26 साल तक जलती रही, अकेले, अंधेरे में। बात उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग का घाव अभी ताजा था। पाकिस्तान बुरी तरह हारा था, बांग्लादेश उससे अलग हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। रॉ को खबर मिली थी कि पाकिस्तान अब परंपरागत युद्ध की जगह कुछ और सोच रहा है, कुछ ऐसा जो भारत को अंदर से तोड़े। और इस खतरे से लड़ने के लिए रॉ को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान की रगों में घुस जाए, जो वहां का हो जाए, जो वहां की सेना के भीतर जाकर हर राज निकाल सके। लेकिन ऐसा इंसान मिलेगा कहां? रविंद्र कौशिक का नाम था, गंगानगर था, एक हवाई अड्डे के अफसर का बेटा था। नाना से उर्दू सीखी थी, घर में थिएटर की मनाही थी तो छुपकर करता था। सुबह अखबार में नाम आ जाता तो नानी बहाने बनाती, अरे वो कोई और रविंद्र होगा। वो इतना अच्छा अभिनेता था कि लखनऊ में एक फिल्म निर्माता ने उसे मुंबई आने का ऑफर दिया। कहा, तू विनोद खन्ना जैसा दिखता है, बॉलीवुड में चमकेगा। लेकिन उसके पिता सख्त थे। और फिर रॉ का ऑफर आया। वो नहीं समझा शुरुआत में। उन्होंने कहा, तुम्हें एक्टिंग ही करनी है, बस असली जिंदगी में। रविंद्र ने हाँ कह दिया। उसे नहीं पता था कि यह हाँ उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी पहचान और एक दिन उसकी जान भी ले लेगी। दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने पर 2 साल की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग हथियारों की नहीं थी, यह एक इंसान को जिंदा मारने की प्रक्रिया थी। रविंद्र कौशिक को एक एक करके वो सब कुछ भुलाना था जो उसे हिंदुस्तानी बनाता था। उसका खतना हुआ, नमाज पढ़ना सीखा, कुरान की आयतें याद की, इस्लामी रस्मों रिवाज, पाकिस्तानी बोलचाल का लहजा, पंजाब की उर्दू, वहां के खाने पीने के तरीके, वहां की गालियां, वहां की मानसिकता। एक मृत बच्चे की पहचान खरीदी गई। पाकिस्तान में एक ऐसा बच्चा जो किसी विदेशी जमीन पर बचपन में मर गया था। उसके परिवार से कागज हासिल किए गए। उस मृत बच्चे का नाम, उसके माता पिता, उसका घर, उसका स्कूल, उसका खानदानी रिकॉर्ड, सब कुछ तैयार था। बस उसमें एक जिंदा इंसान फिट करना था, नबी अहमद शाकिर। यही था अब रविंद्र कौशिक का नाम, उसकी नई पहचान, उसका नया जीवन। 1975 रविंद्र कौशिक ने सीमा पार की, 23 साल की उम्र, अकेला। और उसी पल भारत के सरकारी रिकॉर्ड में रविंद्र कौशिक का वजूद खत्म हो गया। अगर वो पकड़ा जाता तो भारत कहता, हम इसे नहीं जानते। यह था जासूसी की दुनिया का सबसे क्रूर नियम, और यह नियम रविंद्र को पहले से बता दिया गया था। फिर भी वो गया, क्योंकि वो रविंद्र कौशिक था। कराची यूनिवर्सिटी, नबी अहमद शाकिर ने LLB में दाखिला लिया। वो वहां के छात्रों की तरह रहता, चाय पीता, क्रिकेट देखता, मस्जिद जाता, दोस्त बनाता, हंसता, गाली देता, वहीं की भाषा में। और कराची यूनिवर्सिटी में उसने थिएटर भी किया। पाकिस्तानी दर्शकों ने तालियां बजाईं। उसे पता भी नहीं था कि यह वही हुनर है जो उसे यहां लाया था और जो उसे यहां जिंदा रख रहा था। लेकिन अब असली दांव लगाने का वक्त आया। LLB के फाइनल ईयर में उसने एक आवेदन भरा पाकिस्तानी सेना में, 1979 से 1983 के बीच। ये वो 4 साल थे जब ब्लैक टाइगर ने वो काम किया जो शायद भारतीय खुफिया इतिहास में कोई और नहीं कर पाया। वो पाकिस्तानी सेना में मेजर बन चुका था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जियाउल हक के दौर में प्रमोशन तेजी से हुई। उसके पास अब पाकिस्तान की सेना के ऐसे राज थे जो बहुत कम लोगों को मालूम थे। मोर्स कोड में, रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए वो जानकारियां भारत भेजता था। पाकिस्तानी सेना की तैनाती, उनकी रणनीतियां, उनके हथियार। और फिर एक खबर जिसने दिल्ली को हिला दिया, कहूटा। कहूटा वो जगह थी जहां पाकिस्तान अपना परमाणु बम बना रहा था, इस्लामिक बम, यही नाम दिया था उन्होंने। दुनिया को पता नहीं था, IAEA को पता नहीं था, लेकिन नबी अहमद शाकिर को पता था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट उस लैब के निर्माण में लगी थी और नबी अहमद उसी सिस्टम का हिस्सा था। उसने खबर दी, भारत को पता चला। लेकिन उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्हें रॉ से चिढ़ थी। उन्होंने बजट काटा और कहूटा की जानकारी मिलने के बावजूद
कोई कदम नहीं उठाया। रविंद्र का वो सबसे बड़ा काम बेकार चला गया, लेकिन उसका आखिरी और सबसे बड़ा तोहफा अभी बाकी था। सियाचिन, वो बर्फीली चोटी जहां आज भारत का तिरंगा लहराता है, जहां चीन और पाकिस्तान आपस में नहीं मिल सकते, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चौकी है। पाकिस्तान उसे हथियाने की योजना बना रहा था। उच्च ऊंचाई के लिए विशेष वर्दियों का ऑर्डर दिया गया था जर्मनी से। नबी अहमद को अपने नेटवर्क के जरिए इसकी भनक पड़ी। एक बुद्धिमान जासूस समझ गया, इतनी ऊंचाई पर वर्दियां मतलब सियाचिन पर हमले की तैयारी। वो जानकारी भारत पहुंची और 13 अप्रैल 1984 को बैसाखी के दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने रातों रात सियाचिन की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। आज जब हम सियाचिन को भारत का गर्व कहते हैं तो उसके पीछे एक ऐसे इंसान की खामोश मेहनत है जिसका नाम किसी किताब में नहीं है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली मोड़ आता है। सितंबर 1983 रॉ ने एक नया एजेंट पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीह, और यहीं कहीं एक धोखा हुआ। रविंद्र कौशिक ने अपने एक खत में लिखा, मुझे कैप्टन डोगरी ने फंसाया। उन्होंने इनायत को मेरी फोटो दिखाई, जो जासूसी में कभी नहीं होता। जासूसी में मिलने के लिए इशारे तय होते हैं, तस्वीरें नहीं दिखाई जाती। लेकिन किसी ने नियम तोड़ा, जानबूझकर या लापरवाही से, आज तक पता नहीं। इनायत मसीह लाहौर पहुंचते ही ISI के हाथ लगा। रात भर की यातना के बाद वो टूट गया। उसने बताया, मैं एक आदमी से मिलने आया हूं, जिन्नाह बाग में। मुझे उसकी शक्ल पता है। 6 सितंबर 1983, जिन्नाह बाग। नबी अहमद शाकिर वहां आया। 12 से 13 कदम चला, रुमाल निकाला, चेहरा पोंछा, दाहिने हाथ से गिराया, बाएं से उठाया, जेब में रख लिया। यह पहचान का इशारा था। ISI के लोग पहले से तैनात थे और इनायत ने कहा, यही है। नबी अहमद ने अपना आर्मी ID कार्ड दिखाया। पुलिस वाले झिझके। मेजर पर हाथ डालना आसान नहीं था, लेकिन ISI ने ओवरराइड किया। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार हो गया और उस रात जब उसे घर से ले जाया गया तो उसकी पत्नी अमानत को लगा कोई सैन्य काम है। उसे क्या पता था कि उस रात उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इनायत मसीह 4 दिन बाद मर गया, यातना से। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए यह विश्वास करना नामुमकिन था। उनका अपना मेजर, उनकी सेना का हिस्सा, उनके सबसे गहरे रहस्यों का रखवाला, एक हिंदुस्तानी। 2 साल तक सियालकोट के यातना केंद्र में उसे रखा गया। उसे तोड़ने की कोशिश हुई हर तरह से, लेकिन वो नहीं टूटा। जो किरदार उसने 1975 में ओढ़ा था, वो अब उसकी रक्षा कर रहा था। उसके पास LLB की डिग्री थी, पाकिस्तानी शादी थी, बेटा था, आर्मी का ID था, खानदानी रिकॉर्ड था, पाकिस्तान के पास सबूत था। लेकिन रविंद्र ने कुछ नहीं माना। 1985 में मौत की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। उधर श्रीगंगानगर में उसकी बूढ़ी माँ, वो दीवार पर कोयले से लकीरें खींचती थी। आएगा, फिर एक लकीर काटती थी, नहीं आएगा, फिर दूसरी, और उस पर बैठकर सोचती रहती थी घंटों। वो खत पढ़ती थी और पढ़कर पछाड़ खाती। भारत सरकार ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी से परिवार मिला। उन्होंने कहा कोशिश करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक्सचेंज की बात हुई। पाकिस्तान 10 कैदी मांग रहा था बदले में। भारत मान भी गया था, लेकिन पाकिस्तान रविंद्र को छोड़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो उनकी सेना का हिस्सा रहा था, उनकी सारी रणनीतियां जानता था, उनकी खामियां जानता था। जब तक जिंदा था, भारत के काम का था। उसे छोड़ना पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। आगरा समिट हुआ 2001 में। रविंद्र को उम्मीद थी, बहुत उम्मीद। समिट फेल हो गया। करामत राही ने बताया, उसके बाद रविंद्र जी टूट गए थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता मेरा ज्यादा वक्त है। और एक बात जो शायद सबसे ज्यादा चोट करती है, रविंद्र ने खत में लिखा था, अगर मैंने यही काम अमेरिका के लिए किया होता तो 3 दिन में मुझे वापस ले जाते, मुझे सम्मान मिलता। लेकिन यहाँ उसने एक खत में देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा था, मैं वतन पर शहीद होना चाहता हूँ, मुझे शहीद होने दो, मेरी फांसी की सजा को रोज रोज आगे मत बढ़वाओ। वो फांसी चाहता था, एक तड़फती जिंदगी से मुक्ति चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी नहीं दिया। 21 नवंबर 2001, मियांवाली सेंट्रल जेल। रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। भारत से दवाइयों का एक पैकेट भेजा गया था। वो पहुंचा, लेकिन उनके जाने के बाद जेल के पीछे एक अनजान जगह उन्हें दफनाया गया, नबी अहमद शाकिर के नाम से। भारत में उनकी मां दरवाजा देखती रह गईं, वो आया नहीं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के ब्रिगेडियर हामिद का ईमेल आया परिवार को। मृत्यु के 3-4 दिन बाद रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर अब इस दुनिया में नहीं है। बस इतना, और भारत सरकार की तरफ से आया एक ईमेल जसवंत सिंह का, विदेश मंत्री। हम उसे बचा नहीं पाए। भारत सरकार इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। और बाद में शुरू हुई 500 रुपये महीने की पेंशन उनकी मां के खाते में जब तक वो जीवित रहीं। 500 रुपये। एक बहन थी जो आज भी रोती है, जो उनकी हर फिल्म देखते ही पछाड़ खा जाती है, जो कहती है मरने वाला एक दिन में मरता है। मेरा भाई हर रोज मरा, 16 साल तक, हर रोज थोड़ा थोड़ा। उनका एक भतीजा था
जिसने 14 साल की रिसर्च की, खत जोड़े, नाम जोड़े, कहानी बनाई ताकि दुनिया जान सके। वो कहता है, इंटरनेट पर उनके बारे में जो कुछ भी है वो उनकी असली कहानी का 1% भी नहीं है। पाकिस्तान में उनके बेटे का एक फेसबुक अकाउंट मिला था कभी, भतीजे ने देखा, लेकिन उससे कभी संपर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था अगर हम उसे ढूंढेंगे तो हमसे पहले वो ढूंढ लेंगे जिन्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है, किसी को बचाने के लिए उससे हमेशा दूर रह जाना। और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों ने अपनी बातचीत में कहा, चाहे यह बंदा हिंदुस्तानी था पर हम इसके साहस को सलाम करते हैं। पाकिस्तान में उन पर पॉडकास्ट हुए, पॉजिटिव पॉडकास्ट। दुश्मन देश ने उस जासूस की तारीफ की और अपने देश ने धुरंधर 2 जैसी फिल्में आती हैं। हम ताली बजाते हैं, एक्शन देखते हैं, जासूसी का रोमांच महसूस करते हैं और फिर बाहर निकलकर भूल जाते हैं। लेकिन असली जासूसी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई हाईटेक गैजेट नहीं, कोई स्मार्ट वन लाइनर नहीं। असली जासूस मोर्स कोड में संदेश भेजता है, चाय की प्याली के नीचे कागज छुपाता है, वर्षों तक परिवार का चेहरा नहीं देखता और जब पकड़ा जाता है तो उसका देश कहता है, हम नहीं जानते इसे। रविंद्र कौशिक की डायरी में एक शेर था, खुद उनका लिखा हुआ, गैर मौत है जिंदगी का अंजाम और मरने के कई रास्ते, मरकर भी वो जिंदा है जो मर गए वतन के वास्ते। उन्होंने यह तब लिखा था जब वो 23 साल के थे, जब उन्हें नहीं पता था कि यही उनकी कहानी होगी। उनकी बहन की एक मांग है, एक ही मांग, मेरे भाई को शहीद का दर्जा दो, जब तक मैं जिंदा हूं यह देखना चाहती हूं। और उनके खतों में एक जगह रविंद्र ने खुद लिखा था, मुझे शहीद तो जरूर पुकारो। क्या मैं गलत मांग रहा हूं? वो गलत नहीं थे, वो कभी गलत नहीं थे। आज जब हम सियाचिन देखते हैं जहां हमारा तिरंगा लहराता है, जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, जब हम 1984 की उस रात की बात करते हैं जब भारतीय सेना ने बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया, तो उन सब के पीछे एक चेहरा है, एक नाम है, रविंद्र कौशिक, जो कागजों पर नबी अहमद शाकिर था, जो पाकिस्तान की मिट्टी में दफन है, लेकिन जो हिंदुस्तान का था हमेशा। अगली बार जब आप धुरंधर जैसी कोई फिल्म देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा उस 23 साल के लड़के को जो लखनऊ के एक मंच से उठकर पाकिस्तान की सेना के भीतर चला गया, जिसने अपना नाम बदला, अपना धर्म बदला, अपनी पहचान बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो जब अकेले होता था, जब कोई नहीं देखता था, तो बुदबुदाता था, ओम नमः शिवाय, ब्लैक टाइगर अमर है।